आज बात होने वाली है प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर 1 से 1.5 मिनट में शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है स्टोन एज के साथ में। स्टोन एज का मतलब होता है एक ऐसा समय जब मानव ने तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया, चाहे शिकार करने के लिए किया हो, चाहे जानवर की चमड़ी को धेड़ने के लिए किया हो, उसी को बोलते हैं स्टोन एज। आगे जाके हमने धीमे धीमे इसी स्टोन के अंदर हमने तांबे को ले जाकर मिला दिया, और जब तांबे को ले जाकर मिला दिया तो इसी स्टोन एज की जगह पे अब क्या नाम पड़ा? चल्कोलिथिक एज। चल्को मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है पत्थर। इसका मतलब होता है कि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हमने तांबे के माध्यम से की और कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हमने पत्थर के माध्यम से की। इसी को कहा गया चल्कोलिथिक एज। समझ में आ रहा है? आगे जाके हमने इसी तांबे के अंदर टिन को ले जाकर मिला दिया, और जब तांबे के अंदर टिन को ले जाकर मिला दिया तो एक नई धातु बनी, उसका नाम था ब्रॉन्ज या कांसा, और इसी कांसे का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। और कहा जाता है कि इसी ब्रॉन्ज के दम पर भारत में अर्बनाइजेशन हुआ, भारत में नगरीकरण हुआ, और चूंकि भारत में नगरीकरण पहली बार हुआ इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नगरीकरण। और ये जो भारत का प्रथम नगरीकरण हुआ था ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में हुआ था। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक नदी बहती, इसका नाम है सिंधु, और की जो भी सहायक नदी है उसी के आसपास के इलाकों में इस अर्बनाइजेशन को देखा जा सकता है। और इस अर्बनाइजेशन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पहली बार जानकारी मिलती है पाकिस्तान में, जगह का नाम है हड़प्पा, वहीं से चूंकि इसके बारे में जानकारी मिलती है इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि भारत की पहली सिविलाइजेशन थी, समय के साथ बर्बाद हो गई, और जब ये सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई तो थोड़े समय के बाद भारत में आर्यंस का आगमन हुआ, और जब आर्यंस का आगमन हुआ तो आर्यंस के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं वैदिक एज। वैदिक एज की बात करेंगे, वैदिक एज के दो पार्ट हैं, पहला है पूर्व वैदिक काल, और पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी जो कि हमें ऋग्वेद नामक किताब से मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो लोग थे वो एक जगह पे आकर बसने लगे, इसीलिए क्या कहलाए? जनपद कहलाए। और यही जनपद आगे जाके जब आर्थिक क्रियाएं बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, तो यही जनपद आगे जाके क्या कहलाए? महाजनपद। और चूंकि इन महाजनपदों की संख्या 16 थी इसीलिए कहलाए 16 महाजनपद। इधर जनपद काल के अंदर, इधर उत्तर वैदिक काल के अंदर समाज और धर्म के क्षेत्र के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, कमियां आ गई थी, और उन्हीं सामाजिक बुराइयों, धार्मिक बुराइयों का समाधान लेकर कौन आए? बुद्धा और महावीरा, जिन्होंने समाज की समस्याओं का बेहतर समाधान दिया। इधर इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का नाम था मगध, और इसने मगध की जगह मगध एम्पायर बनाया। मगध पर रूल करने वाले 6 वंश रहे जिन्होंने मगध को मगध एम्पायर बनाया। इसमें हर्यक है, शिशुनाग है, नंद है, मौर्य है, शुंग है, कण्व है। इनको याद करने का सिंपल तरीका क्या है? हसीन माशुक। जब कोई हसीन होगी या होगा तभी आपकी माशुका बनेगी या माशुक बनेगा। हा से हर्यक हो जाएगा, सा से शिशुनाग हो जाएगा, ना से नंद, मा से मौर्य, सा से शुंग, का से कण्व। अब इन 6 डायनेस्टीज की बात करेंगे तो जब भारत में मौर्य आए तो मौर्य तक आते आते कहा जाता है कि मगध के लोगों ने, मौर्यंस ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया, और चूंकि पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया इसलिए क्या बोलेंगे? मौर्यन एम्पायर बोलेंगे। इस समय भारत की सीमाएं ऊपर अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका तक, इधर गुजरात से लेकर इधर आपकी बंगाल तक फैली हुई थी। मतलब पूरा हिंदुस्तान मौर्यंस के हाथ में था। लेकिन ये मौर्यन एम्पायर अगले 250 सालों तक चला, लेकिन बाद में ये बर्बाद हो गया। और जब मौर्यन एम्पायर बर्बाद हो गया तो भारत में शुरुआत किसकी हुई? लेटर मौर्यंस की। और इस समय आपको बहुत सारी लोकल पावर, स्थानीय शक्तियाँ देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ इसी समय भारत में आप देखोगे विदेशी आक्रमणकारी भी आ रहे हैं, जैसे कि शक है, पार्थियन है, कुषाण है, तमाम विदेशी आक्रमणकारी भी आ रहे हैं। इस पूरे राजनीतिक संघर्ष का फायदा ये हुआ कि भारत में एक फिर समय के साथ में एक नया अंपायर देखने को मिला, इसका नाम था गुप्त अंपायर। गुप्त अंपायर ने 250 सालों तक रूल किया, जहां उसने उत्तर भारत पे प्रत्यक्ष नियंत्रण किया और दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया। लेकिन 250 सालों के बाद जब गुप्त अंपायर बर्बाद हुआ तो कहा जाता है कि पावर जो है वो हर्षवर्धन के हाथ में आई, और हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है तो भारत में राजनीतिक स्थिति और कमजोर होती है और भारत में आके मध्यकाल की शुरुआत होती है। यही होती है प्राचीन काल की समझ, जिसके बेसिस पे पढ़ाई होती है। धन्यवाद।